केरला, जिसका नाम अब केरलम पड़ चुका है, यहाँ की एक नदी है भरतपुझा नदी, जिसकी लहरें सदियों से एक ऐसी गाथा सुना रही हैं जिसे इतिहास की किताबों ने सफ़ेद पन्नों में दफन कर दिया। एक ऐसी गाथा जिसमें धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देना केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक मरण व्रत था। मरण व्रत यानी मृत्यु होने तक उपवास रखना। हम बात कर रहे हैं मामनकम पर्व की, भारत का वो भूला हुआ महाकुंभ जो अपनी ही राख से दोबारा जीवित हो उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसका जिक्र किया था। ये सुन के पूरी दुनिया चौंक गई। तो आज बात करेंगे इसी पर्व के बारे में कि उत्सव क्या था, क्यों इस उत्सव में योद्धा सिर्फ मरने के लिए आते थे और क्यों इसे 270 सालों तक दबाकर खामोश रखा गया। आज हम इस पर्व के गौरवशाली इतिहास पर बात करेंगे। उत्तर भारत के प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ होते आए हैं, ये सारी दुनिया को पता है। इन सारे तीर्थ स्थलों पर होने वाले कुंभ को यूनेस्को ने हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी कंसिडर किया। लेकिन दूर कहीं दक्षिण में केरला की एक पवित्र नदी भरतपुझा यानी नीला नदी के तट पर मामनकम का वही स्थान था जिसको भुला दिया गया। बृहस्पति यानी जुपिटर को एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में करीब 12 साल लगते हैं। जब वो घूमकर दोबारा माघ नक्षत्र में आता है तब ये विशेष संयोग बनता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने खुद इस परंपरा की नींव इस नदी के किनारे रखी थी ताकि केरला की धार्मिक मर्यादा बनी रहे। मामनकम त्योहार केरला की हिंदू अस्मिता का सर्वोच्च केंद्र था। मिडिवियल पीरियड में आते आते जब चेर साम्राज्य गिरने लगा तब इस उत्सव को वल्लुवनाड के राजा होस्ट करते थे। वल्लुवनाड के राजा को रक्ष पुरुष कहा जाता था, लेकिन 13th सेंचुरी के आसपास कालीकट के शक्तिशाली शासक सामूथिरी यानी जामोरिन ने हमला करके तिरुनवाया इस जगह का नाम है, तो इस जगह का सामूथिरी ने कंट्रोल छीन लिया था और खुद को मामनकम का सर्वे सर्वा घोषित कर दिया। वल्लुवनाड के राजा के लिए ये सिर्फ हार नहीं थी, ये उनके पूर्वजों और कुल देवी तिरुमंधाम कुन्नू भगवती का अपमान था। यहीं से शुरू हुई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली परंपरा जिसने एक धार्मिक उत्सव को दुनिया के सबसे साहसी खूनी संघर्ष में बदल दिया। आज के समय में चारों तरफ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा है। AI सोचकर आमतौर पर आपके दिमाग में सिलिकॉन वैली या फिर बेंगलोर का नाम आता होगा, लेकिन इन क्षेत्रों के अलावा अब उत्तर प्रदेश भी AI हब बनने की ओर अग्रसर है। चाहे AI डेटा सेंटर्स हो या फिर AI सिटी, इन सारे सेक्टर्स में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए विशेष, जिसमें उत्तर प्रदेश AI मिशन की व्यवस्था, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंडिया AI डाटा लैब्स की स्थापना, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना का भी विशेष प्रावधान हम लोगों ने यहाँ पर किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने यमुना एक्सप्रेसवे पर 1 गीगावाट का AI डेटा सेंटर बनाने के लिए भी MOU साइन किया है। 289 एकड़ में बनने वाले इस AI डेटा सेंटर में $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है और यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 5 लाख चिपसेट लगाए जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ में भी AI सिटी बनने वाली है और बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा टाटा के चेयरमैन की मुलाकात में भी इस पर बात हुई थी। उत्तर प्रदेश में AI सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के जेवर में अब AI के लिए जरूरी चिपसेट्स भी बनने वाले हैं। जल्द ही उत्तर प्रदेश में HCL और फॉक्सकॉन मिलकर सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं, जिसके लिए 3700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अब भारत के नए AI हब बनने की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ा चुका है। वल्लुवनाड के राजा ने जामोरिन के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए चावर योद्धाओं को भेजना शुरू किया। चावर का मतलब है वो योद्धा जो मृत्यु के लिए समर्पित है। ये नायर समुदाय के 4 मेन घरानों से आने वाले वो जाबाज थे जिनके लिए पीछे हटना शब्द उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। मामनकम में जाने से पहले योद्धा एक अंतिम भोज करते थे जिसे उनकी अंतिम विदाई माना जाता था। वो अपनी वसीयत लिखते थे, अपनी संपत्ति परिवार को सौंप देते थे और फिर शरीर पर भस्म लगाकर हाथ में तलवार लिए मौत के नाच के लिए निकल पड़ते थे। उनका एक ही लक्ष्य था,
जामोरिन की हत्या करना, जो 30,000 सैनिकों की सुरक्षा के बीच एक ऊंचे मंच नीला पड़ूथारा पर खड़ा होता था। ब्रिटिश सरकार के अंडर के एक स्कॉटिश ऑफिसर विलियम लोगन ने मालाबार मैनुअल में लिखा है कि ये योद्धा अकेले ही हजारों की सेना में घुस जाते और तब तक लड़ते थे जब तक उनकी आखिरी सांस ना निकल जाए। साल 1755 में मात्र 16 साल के बालक पुतुमन कंदरू मेनन ने जामोरिन पर ऐसा हमला किया कि वो मौत के मुंह से बाल बाल बचा। बलिदानी योद्धाओं के शवों में मणिकिन्नार नाम के कुएं में फेंक दिया जाता था। ये बलिदान धर्म और सम्मान की रक्षा का वो प्रमाण था जिसे आज का आधुनिक समय सोच भी नहीं सकता है। लेकिन फिर आया 18वीं सदी का वो काला दौर। हैदर अली और टीपू सुल्तान के आक्रमणों ने मालाबार की धरती को लहूलुहान कर दिया। टीपू सुल्तान ने तिरुनावाया के मंदिरों को नष्ट किया और व्यापारिक मांगों को बंद कर दिया, जिससे मामनकम का आयोजन असंभव हो गया। इसके बाद आए अंग्रेज। 1992 की श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद मालाबार ब्रिटिश नियंत्रण में आया। अंग्रेजों ने इन चावर योद्धाओं को कट्टरपंथी विद्रोही मानकर प्रतिबंधित कर दिया। राजाओं की सैन्य शक्ति छीन ली गई और लगभग 270 सालों तक मामनकम का शंखनाद खामोश हो गया। इसे इतिहास की धूल में दबा दिया गया ताकि हम अपना गौरव भूल जाएं। लेकिन अयोध्या से लेकर ज्ञानवापी और भोजशाला तक दुनिया ने देखा कि जो सनातन है वो हमेशा लौट आता है। 270 सालों के बाद 2026 में तिरुनावाया की मिट्टी फिर से चहक उठी। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और स्वामी आनंदवनम भारती के नेतृत्व में महामाघ महोत्सव का पुनरुद्धार हुआ। स्वामी जी, जो कभी साम्यवाद की राह पर थे, आज सनातन की मशाल लेकर केरला को उसकी जड़ों से जोड़ रहे हैं। 17 दिनों तक चले इस उत्सव में 20 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। वाराणसी के पंडितों ने नीला आरती की, जो इस बात का प्रतीक था कि उत्तर और दक्षिण की आत्मा एक ही है। ये केवल एक धार्मिक स्नान नहीं बल्कि सांस्कृतिक मुक्ति का शंखनाद है। मामनकम की ये वापसी कोई इकलौती घटना नहीं है, ये उस विशाल अभियान का हिस्सा है जो पिछले 10 सालों में पूरे भारत में चल रहा है। पश्चिम बंगाल की त्रिवेणी कुंभ की कहानी देखिए। करीब 700 सालों तक इस परंपरा का गला घोटा गया था, लेकिन बंगाल के कुछ उत्साही लोगों ने पुरानी पांडुलिपियों को खोजा, स्थानीय लोक कथाओं को खंगाला और फिर से उस लुप्त तीर्थ को जीवित करने की ठानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात में इसका जिक्र किया तो पूरा देश बंगाल की इस जीत का गवाह बना। आज त्रिवेणी के घाटों पर हजारों लोग फिर से सनातन की जय जयकार कर रहे हैं। यही नहीं, लद्दाख की जमा देने वाली ठंड में सिंधु दर्शन और सिंधु कुंभ ने दुनिया को दिखाया कि हिमालय की ऊंचाइयों पर भी भारत का दिल धड़कता है। दक्षिण में गोदावरी और कृष्णा पुष्करम को आज उत्तर भारत का हर व्यक्ति जानने लगा है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी और उज्जैन का कायाकल्प तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब हुगली से लेकर भरत पूजा तक हर विस्मृत तीर्थ जाग रहा है। जाहिर है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण से उन लोगों को तकलीफ होगी जिन्होंने दशकों तक भारत को उसकी जड़ों से काटा। द न्यूज़ मिनट जैसे मीडिया संस्थानों ने मामनकम को सांप्रदायिक कहने की कोशिश की। उन्होंने तर्क दिया है कि ये वो बस एक सेक्युलर व्यापार मेला था। लेकिन उनसे पूछिए, क्या कोई व्यापारी अपनी कुलदेवी के नाम पर मरण व्रत लेता है? क्या कोई व्यापार मेला खगोलीय माघ नक्षत्र पर आधारित होता है? ये प्रोपेगेंडा दरअसल उस स्मृति के जागरण से उपजा डर है जो आज हर हिंदू के मन में हो रहा है। जैसा कि स्वामी आनंदवनम भारती ने कहा कि हिंदुत्व हमारी पहचान है और हमें इसके लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। मामनकम का पुनरुद्धार एक संदेश है कि टीपू की तलवार और अंग्रेजों के कानून जिस संस्कृति को नहीं मिटा सके, उसे अब कोई प्रोपेगेंडा नहीं दबा सकता है। केरला, जिसे कभी साम्यवाद की प्रयोगशाला कहा गया, आज वहां सनातन की रणभूमि और भक्ति का केंद्र बन रहा है। 2026 का महामाघ महोत्सव तो बस एक शुरुआत है। ये उस भारत का उदय है जहां हर विस्मृत तीर्थ, हर खोई हुई नदी और हर बलिदान की गाथा फिर से अपने गौरव को प्राप्त होगी। ये विरासत भी, विकास भी का वो स्वर्णिम काल है जिसका हिस्सा हम और आप हैं। क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसा प्राचीन तीर्थ या परंपरा है जिसे दुनिया भूल गई है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए ताकि हम उस कहानी को आपके सामने ला सकें। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय को ये पता चल पाए कि हमारा इतिहास पराजयों का नहीं बल्कि अदम्य प्रतिरोध का इतिहास है। देखते रहिए ऑप इंडिया।